बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद वहीद और मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 और उसका आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं और इस सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूँगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों की जिस्म में हड्डियां ना हो तो आपका क्या ख्याल है, आप लोगों की कोई शक्ल बन सकती है? तो आप यकीनन जवाब देंगे कि सर ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़े नहीं हो सकेंगे और फिर शायद हम एक नींगने वाला गोश्त का लथड़ा बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो शक्ल हमें अल्लाह ने दी है उसको बनाने में, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में जिस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है वो क्या है? हमारा स्केलेटन, हमारा ढांचा, राइट। अगर आप लोग अपनी लाइफ में मीन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप स्केलेटन ढूंढना चाहते हैं तो वो आपको किससे मिलेगा? कार्बन से मिलेगा। सो कार्बन इज बेसिकली द स्केलेटन ऑफ लाइफ और इट इज स्केलेटन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आए हम इसी मॉलिक्यूल के बारे की बायोकेमिस्ट्री और इसकी रोल के बारे में स्टडी करते हैं इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं आप लोगों को कि हम पढ़ेंगे आज टॉपिक ऑफ कार्बन और इस टॉपिक में हमने डिस्कस ये किया कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को स्टडी करेंगे अंडर दीज हेड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मैं आप लोगों के लिए एक फ्लैश कार्ड प्रिपेयर करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे तो यू विल नेवर मिस अ पॉइंट फ्रॉम योर बुक। इस पर देखना है कि व्हाट इज अबंडेंस एंड यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देन वी विल सी द वेरी बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ कार्बन एटम, दैट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। देन वी विल सी, आई नो यू नो वेरी वेल, मुझे पता है आप इस बात को जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, लेकिन बीइंग अर्लियर टीचर ऑफ दिस यू कैन से ईयर, आई मस्ट इनकलकेट दिस कॉन्सेप्ट और रिफ्रेश दिस कॉन्सेप्ट इन योर यू कैन से माइंड्स। फिर हम देखेंगे व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ कार्बन और फिर ये सिमेट्री ऑफ कार्बन किस तरीके से हमारी हेल्प कर रही है टू ज्वाइन कार्बन विद अदर कार्बन और हेल्प कर रही है कार्बन को टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। और फिर इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, अल्कोहल्स, फैटी एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, राइट। तो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी और इस पर्टिकुलर वैरायटी की बेस पे जो स्केलेटन है वो क्या है? कार्बन ही है, राइट। तो हम इसको स्टडी करना शुरू करेंगे with the very first topic, that abundance of the carbon. So सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, what abundance of carbon। अगर आप लोग अपनी इस अर्थ को देखें तो आप लोगों की अर्थ पे फोर्थ मोस्ट एबंडेंट, मैंने शायद पहले बताया था आप लोगों को, एबंडेंट का मतलब है कि कोई चीज कितनी मिकदार में पाई जाती है। ये मैंने आपको लफ्ज सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में कि अबंडेंस से मुराद ये है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो हम उसे बोलते हैं कि ये एबंडेंट है या मोर एबंडेंट है, और अगर ये कम हो तो हम उसे बोलते हैं कि ये लेस एबंडेंट है। तो ये फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और बहुत सी लोग लिखती हैं इन द यूनिवर्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे अर्थ तक फाइन रखें। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि इसकी कुछ अपनी, कार्बन की अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खूबियां हैं। यूनिक का मतलब होता है जो किसी और एलिमेंट में नजर नहीं आती, लासानी, यूनिक। तो ये यूनिक प्रॉपर्टीज ही हैं जो बेसिकली इसे अवॉर्ड कर रही हैं एक बहुत बड़ा ऑनर। और वो बहुत बड़ा ऑनर या एजाज क्या है कि यू शुड बिहेव एज व्हाट स्केलेटन ऑफ लाइफ, कि तुम जिंदगी के ताने बाने बुन सकती हो। कार्बन जाओ और जिंदगी के ताने बाने बुन दो, ये हुक्म हुआ अल्लाह ताला का। और कार्बन
जिंदगी का क्या बन गई, बेसिक स्केलेटन बन गई। आए हम उन्हीं यूनिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट क्या थी कि वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन, आपको ये बात पता है कि कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 6। तो आपको ये वाली बात भी पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और जो वेरिएबल चीज हो सकती है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसको बाहर हम डिस्कस यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि न्यूट्रॉन का वैलेंसी में कोई रोल नहीं। वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं जाहिर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इन 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करूं इनटू द शेल्स, तो यू नो वेरी वेल कि जो मेरे पास पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। 2n² के रूल से पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो मेरे पास दूसरा शेल है, राइट, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 4। अब देखिए जरा बात को समझे गौर से कि मैं 4 को ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू स्टे व्हाट, इन अ सिंगल फॉर्म। वो हमेशा कोशिश उनकी ये होती है कि हम सिंगल फॉर्म में रहें। मिसाल के तौर पे अगर एक होटल में 4 कमरे हैं और 4 मेहमान हो, तो हम क्या करेंगे कि हम चारों मेहमानों को 4 डिफरेंट कमरों में भेजेंगे, बजाय इससे कि हम चारों मेहमानों को एक ही कमरे में भेज दें। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनिशियली वो किस फॉर्म में रहते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में रहते हैं, समथिंग लाइक इट। और हम वैलेंसी के साथ डिटरमाइन करते हैं। हम कहते हैं कि किसी एक एलिमेंट के आखिरी शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट सब लोग, वैलेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैसे तो वैलेंसी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा उसका ट्रेलर देना चाह रहा हूँ कि वैलेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द वैलेंस शेल। आखिरी शेल में या बाहर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, वैलेंसी। तो यू कैन सी ओवर हियर कि इस वाले केस पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो तन्हा रह रहे हैं, राइट। तो इसकी वैलेंसी फिर क्या हो गई, वैलेंसी ऑफ कार्बन हो गई स्टूडेंट्स मेरे पास, वैलेंसी ऑफ कार्बन हो गई मेरे पास कितनी, 4, बिकॉज कि यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, राइट। अब ये जो 4 इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन वेलकम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, समथिंग लाइक इट, कि जैसे ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम हो, वो आके इससे बॉन्ड बना सकता है, ये इससे बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे भी बॉन्ड बन सकता है, और यहाँ पर भी बॉन्ड बन सकता है, राइट। और अगर ऐसा मेरे पास कंपाउंड बन जाए तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, CH4। आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि हम लोग इसे मीथेन बोलते हैं। तो यू कैन से कि मीथेन कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड है, जिसमें एक कार्बन 4 सिमिलर किस्म के एटम से आपस में मिल गई है, और वो क्या बन गया है, मेरे पास एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन गया है। इस वाले केस में जो कार्बन है वो सेंट्रल कार्बन कहलाएगी, राइट। एग्जांपल दी मैंने वो किसकी, CH4 यानी मीथेन की। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 डिफरेंट किस्म की चीजों से आपस में कंबाइन हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिख दूं Cl, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख दूं एक और से Br, और यहां पे मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल पोटासियम। अब ये वाली जो कार्बन है जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो गए हैं, ये हो गई है एसिमेट्रिकल। ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। जैसे कि आपका ये हाथ है, आपके इस हाथ का ग्लव्स कभी भी दूसरे हाथ में पूरा नहीं आ सकता, इट मीन तो दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन सकते। तो अगर ऐसा हो तो हम लोग उसे एक एसिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं, या हम लोग उसे कायरल कार्बन का नाम देते हैं।
राइट। तो कायरल कार्बन एक ऐसी कार्बन है जो एसिमेट्रिकल है, जिसके चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म के क्या लगे हुए हैं, एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये कार्बन सेंटर के तौर पे काम कर सकती है, सेंट्रल एक्सेस, सेंट्रल एटम के तौर पे काम कर सकती है, और इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के और कंपाउंड। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है कि जब हमारे पास ये चार क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो ये वाला एटम क्या ज्योमेट्रिकल शेप एज्यूम करता है टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। अब आप इसके लिए इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहां पर कार्बन के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो बेस पे कोप्लेनर है, वो बेस पे क्या है, कोप्लेनर है, और एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इट इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द पेपर। आप ये समझ लें, अगर कार्बन पेपर के लेवल पर है, अगर कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो पेपर के लेवल पर है, तो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पेपर से ऊपर प्रोट्रूड आउट हुआ है, और 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो पेपर से नीचे निकले हुए, ये सारे तीनों कोप्लेनर। अब सवाल यह है कि ये चारों एक ही प्लेन पर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते थे, तो इसका आंसर ये है कि अगर ये चारों एक ही प्लेन पर होते तो ये वाला एटम अनस्टेबल होता, राइट। तो इनके दरमियान में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्लेन से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से रिपल्शन क्या हो गई, कम हो गई, और एज अ रिजल्ट मेरे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। यू कैन सी इन दिस वेरी इमेज, और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 यू कैन सी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यू कैन सी नाउ कि इसके साथ आके इस तरीके से 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन हो गए, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम क्या था, CH4, राइट। अब होता स्टूडेंट्स ये है कि इस तरह के जो टेट्राहेड्रल यू कैन से क्या है, एटम्स हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, समथिंग लाइक इट, के जैसे आपको याद होगा कि हम बचपन में एक वो खेलते थे, यू कैन से किकली एक खेल होती थी जो आमतौर पर पंजाब में खेली जाती है। उसमें ऐसा ही होता है कि हम भी एक कार्बन की तरह से, हमारे भी 4 हाथ हैं, जैसे कि मेरे 2 हाथ हैं और मेरे 2 पाँव हैं, तो मेरे भी मैं एक वक्त 4 लोगों से यू कैन से अपने हाथ और पाँव मिला सकता हूँ। तो यू कैन एज्यूम मी एज व्हाट अ कार्बन एटम। तो हम इस वाले केस में हाथ मिला के इंसानों की लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। सेम इज द केस विद द कार्बन, और कार्बन भी यूं ही कर रही होती है स्टूडेंट्स, क्या कि कार्बन का एक CH4 राइट एक दूसरे CH4 से मिल सकता है। जब एक CH4 दूसरे CH4 के आमने सामने आएगा तो ये अपना एक हाइड्रोजन लूज करेगा और ये भी अपना एक हाइड्रोजन लूज करेगा, और इसके रिजल्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहां स्पेयर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां स्पेयर होगा, और इसके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम नाम कह देंगे स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड का। क्या नाम है इसका, कोवेलेंट बॉन्ड। और आप लोग ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं कि एक ऐसा बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, मीन टू से कि इस मीथेन ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और इससे भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, राइट। जाहिर है किस फॉर्म में, मिथाइल की फॉर्म में। यू नो वेरी वेल कि हम इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, एक रेडिकल। अभी से ये बात सीख लें, बिकॉज कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में इस चीज ने आपकी बहुत जान खानी है, यानी कि ये भी एक आर है और ये भी एक आर है। जब तक ये आर नहीं बनेंगे, मींस कि ये अपने एक एक हाइड्रोजन को लूज नहीं करेंगे, हम इसे आर नहीं कह सकते। जरा फिर दोबारा बात को गौर से समझें। CH4 इस वाले केस में कार्बन के चारों हाथ ऑक्यूपाइड हैं, ये आर नहीं है, ये आर मींस एक्टिव फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, ये स्टेबल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टिव नहीं है। अगर मैं इसको रिएक्टिव बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से एक H को माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से मैं एक H को माइनस कर दूंगा तो बाकी बच जाएगा मेरे पास CH3, राइट। और इस पर्टिकुलर CH3 का नाम क्या होगा, मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। अब
ऐसा भी हो सकता था कि मेरे पास C2H5 इसका नाम होता इथाइल रेडिकल, राइट। और अगर होता मेरे पास C3H7 तो ये बन जाता प्रोपाइल रेडिकल। तो मेरे पास तो डिफरेंट किस्म के रेडिकल आ सकते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन सब को एक ही चीज से शो किया और वो क्या था, R, राइट। तो आपको अब ये बात पूरी तरीके से समझनी चाहिए कि मैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिएक्टिव फॉर्म को किस लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं, R से। जब भी मैं किसी स्टेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से एक H माइनस कर दूंगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, रिएक्टिव मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। जैसे कि हमने यहां पे किया था, ये भी मेरे पास एक CH4 था, इसमें से मैंने एक H निकाला, ये भी मेरे पास एक CH4 था, उसमें से मैंने एक H निकाल दिया। अब ये दो क्या बन गए हैं, मिथाइल रेडिकल्स। तो जब दो मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड, दिस वन जिसे मैं बहुत अधिक कर रहा हूं, राइट। दिस कोवेलेंट बॉन्ड विल इलोंगेट द चेन, इससे चेन लंबी होना शुरू हो जाएगी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इसके रिजल्ट में यू कैन सी कि ये अब मेरे पास ऐसा कंपाउंड था। अभी जो बना, आपको ये बात भी याद है, पढ़ाई होगी आप लोगों को, लोगों ने मैट्रिक में, कि यहां पे अब जहां कुछ भी लिखा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका मतलब होता है कि यहां H लिखा हुआ है, इट इज समथिंग लाइक इट। और अगर मैं इसके साथ एक और मीथेन को ऐड करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी रेडिकल बनाना पड़ेगा, ऐसे यहां से एक उतर गया, और इस मीथेन में से भी एक उतारना पड़ेगा, और इसे भी बनाना पड़ेगा क्या, रेडिकल। अब एक रेडिकल ये बन गया और एक रेडिकल ये बन गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, एक बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन की ये वाली एबिलिटी कि वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी चेन को लंबा कर सकती है बाय शेकिंग हैंड विद नेबरिंग कार्बन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन कैन ज्वाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू इलोंगेट द चेन, राइट। फॉर एग्जांपल, if it is C1, C2, C3, C4, C5 and Cn, it can be any number. तो कार्बन की ये एबिलिटी कहलाती है व्हाट, कैटिनेशन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कैटिनेशन कार्बन कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो आए हम उन्हीं कार्बन के कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, किस किस किस्म के हमारे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो नंबर 1 मेरे पास क्या है कि कार्बन बना सकती है ओपन चेन्स, कार्बन कैन मेक ओपन चेन्स, जैसे मैंने अभी यहां पे ड्रॉ की कि कार्बन दूसरी कार्बन से मिलके 2 कार्बन चेन बना सकती है, और अगर तीसरी से मिल गई तो 3 कार्बन चेन, और अगर चौथी से मिल गई 4 कार्बन चेन, पांचवी से मिल गई तो 5 कार्बन चेन, छठी से मिल गई तो ज़ाहिर है 6 कार्बन चेन। तो जो कार्बन मिलती चली जाएगी चेन इलोंगेट होती चली जाएगी। इसे हम नाम कह देते हैं स्टूडेंट्स ओपन चेन कंपाउंड्स। फिर इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कार्बन क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी बना सकती है। इट कैन ऑल्सो मेक व्हाट, क्लोज्ड चेन, OC stands for organic compounds, something like it। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं कार्बन को कार्बन से जोड़ के क्लोज चेन नहीं बना सकता। इफ आई वांट टू मेक अ क्लोज चेन तो एटलीस्ट आई शुड हैव व्हाट, 3 कार्बन्स, समथिंग लाइक इट। अभी जुड़ सकते हैं। अगर मैंने इसकी वैलेंसी पूरी करनी हो तो आपको याद है वैलेंसी कितनी थी, 4। तो देखिए 1 2 1 2 1 2, तो हर एक की तरफ से क्या क्या इलेक्ट्रॉन शामिल हो गए, 2 फारिग हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन आप यहां लगा देंगे, और 2 हाइड्रोजन आप यहां लगा देंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी पूरी, और फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास C3H6। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 4 कार्बन को आपस में जोड़ दूं, समथिंग लाइक इट, ऐसे। अब भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, एक यहां और एक यहां, एक यहां और एक यहां, ऐसे ऐसे। तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास C4H8। ये सारे क्या हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग नाम के देते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स।
इससे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि मैं एक पेंटागन बनाऊं, इस तरह की स्ट्रक्चर बना लूं एक, और इससे कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है कि मैं एक हेक्सागन बना लूं। अब देखें, इन सारे केसेस में कार्बन्स आर बेसिकली मेकिंग अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ये एक 3 कार्बन वाला क्लोज चेन है, ये 4 कार्बन वाला क्लोज चेन है, ये 5 कार्बन वाला क्लोज चेन है, और ये 6 कार्बन वाला क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। बट रिमेंबर, मैं बार बार आपको यही बात समझा रहा हूं, लर्न कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब इसका 2 हाथ इधर हैं, देखिए, राइट। इस कार्बन के भी 2 हाथ हैं से रेड वाले, अगली कार्बन के भी 2 हाथ हैं ब्लू वाले फॉर एग्जांपल, अगली कार्बन के फिर 2 हाथ हैं रेड वाले, अगली कार्बन के 2 हाथ हैं फिर से ब्लू वाले, अगली कार्बन के फिर 2 हाथ कौन से हैं, रेड वाले। तो हर कार्बन की 2-2 हाथ बिजी हो चुके हैं, 2-2 हाथ आपने अभी और बिजी करने हैं, तो आप क्या लगाओगे यहां पे, हाइड्रोजन। ये आर्ट सीखें अभी से, बहुत जरूरी है कि आप ये बात माइंड रखें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जब तक आप ये वाली बात अपने माइंड में नहीं रखेंगे, यू कैन नेवर ड्रॉ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। अब इससे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेवल क्या अचीव हो सकता है, वो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स के कार्बन दूसरे कार्बन से किसी और वे में भी कंबाइन हो सकती है, और वो कहलाता है बेंजीन स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक इट। अब इस वाले केस में ऑल्टरनेट करते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड्स। यू कैन सी ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अगर मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हम इसे बोलते हैं बेंजीन, राइट। तो आमतौर पे बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल यहां से बनते हैं, उन्हें हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। यहां तक हमने ये बात सीखी कि कार्बन दूसरी कार्बन से कैसे मिल सकती है। अब हम इससे अगली लेवल पे चलते हैं कि क्या सिर्फ कार्बन कार्बन से ही मिल सकती है या इसके और वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। तो आंसर इज यस, कार्बन डिफरेंट वे में कंबाइन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे पास एक कार्बन है ये वाली, ये OH ग्रुप के साथ भी अपना रिलेशन डेवलप कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसे नाम देंगे अल्कोहल्स, राइट। आपको याद है स्टूडेंट्स, ये क्या था, दिस होल स्ट्रक्चर वाज R, ये क्या था R। सो व्हाट इज अल्कोहल, R बॉन्ड OH, ये अल्कोहल्स बन गए, राइट। और अगर ये मेरे पास एक R हो, अब आपको समझ आ गया R, अब मैं बार बार R को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर ये मेरे पास R बन गई है और मैंने इसको जोड़ दिया है एक ऐसी कार्बन के साथ कि दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन, राइट। यानी कि आप देखें इस वाले केस में कार्बन किस रिलेशन डेवलप कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, और मैं इसे प्यार से क्या बोलता हूं, मिस यूनिवर्स। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिस यूनिवर्स है। आप मिस यूनिवर्स को कैसे पहचानते हैं, थ्रू अ क्राउन। तो दिस वेरी कार्बन इज क्राउंड विद ऑक्सीजन, ये मिस यूनिवर्स। और इस वाले केस में ये कहलाएगी क्या, कार्बोनाइल कार्बन। और इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर एक H लगा हो तो फॉर एग्जांपल हम इसे नाम देते हैं व्हाट, एल्डिहाइड्स का, राइट। और अगर इस R के साथ वही मिस यूनिवर्स अटैच है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कार्बन, और इसके दूसरे हाथ में भी क्या प्रेजेंट है, R, राइट। तो फिर हम इसे क्या नाम देते हैं, another group of organic compounds called as ketones। तो एल्डिहाइड की फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट कर सकती है और कीटोनिक फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट कर सकती है। और अगर यही R अटैच होगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ, दैट इज ऑफ कोर्स कार्बोनाइल कार्बन, और मैंने यहां पे अटैच कर दिया OH ग्रुप, समथिंग लाइक इट, जैसे ये था, तो ये क्या कहलाएगी मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। और अगर इस R के साथ अटैच हो गया NH2 तो इसे हम क्या बोलते हैं, अमाइंस। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अमाइंस। तो
डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे जब मैं इस पर्टिकुलर कार्बन को डिफरेंट वे से जोड़ता चला जाऊंगा, राइट। और इन सारे के सारे कंपाउंड से इवेंचुअली हम लोग क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम इन बेसिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे हम इनसे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ग्लूकोज को जुड़ता चला जाऊं, ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज जुड़ता जा रहा हूं, तो उसके रिजल्ट में मेरे पास दो किस्म के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, जिनमें से एक मेरे पास क्या है? स्टार्च। और आपने ग्रेड 9 में पढ़ रखा है कि स्टार्च इज बेसिकली एन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को स्टोर करता है। और अगर मैं बात करूं एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की जिसका नाम क्या है? सेलुलोज, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनाता है, क्योंकि ये वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वाटर में अनसॉल्युबल हैं। आपका ये पहना हुआ कॉटन का ड्रेस, जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं वो सेलुलोज का पेपर, जिस बेंच पे आप बैठे हैं वो लकड़ी का बना हुआ बेंच, राइट। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? सेलुलोज हैं। और ये सेलुलोज बीइंग अनसॉल्युबल इन वाटर स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल रोल भी फंक्शनल रोल भी प्ले कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड के बने भी हो सकते हैं। अमाइनो एसिड 1 कैन कंबाइन विद अमाइनो एसिड 2 एंड अप टू अमाइनो एसिड n। अगर इस तरह की कोई चीज बन गई तो फिर हम इसे नाम क्या देंगे? प्रोटीन्स का, राइट। और अगर मैंने अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में मिला दिया, तो बात देखें मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने एक अल्कोहल को और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में मिला दिया, तो इनके मिलने से क्या बन सकता है स्टूडेंट्स? व्हाट? यस, यू आर राइट। इससे बनेंगे मेरे पास क्या? लिपिड्स। और लिपिड्स क्या होते हैं? बेसिकली अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम नाम क्या देते हैं? एस्टर्स, राइट। अब इन मॉलिक्यूल्स में कुछ नहीं हो रहा सिवाय इसके कि हम ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, 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 ये सारे कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, ये अलग बात है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर के लिहाज से हमने उन कोवलेंट बॉन्ड्स को स्पेसिफिक नेम दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट में जितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उन सबको हम नाम क्या देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड्स यहां बन जाएंगे, राइट। और जितने बॉन्ड्स इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे बन रहे हैं, मींस प्रोटीन्स पे बन रहे हैं, उन सारों को हम नाम देते हैं व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड। और जितने बॉन्ड्स बनते हैं मेरे पास लिपिड्स में, उन्हें हम लोग नाम क्या देते हैं? एस्टर बॉन्ड्स। तो ये डिफरेंट किस्म के जो बॉन्ड्स मेरे पास बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल जैसे मैंने बोला कि वो स्ट्रक्चर बनाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स फंक्शन करेंगे। आप लोगों की बॉडी में फंक्शनल मॉलिक्यूल की बेस्ट एग्जांपल एक बहुत ही जनरस मॉलिक्यूल हम क्या बोलते हैं? एटीपी। तो एटीपी क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये जहां कहीं भी आपकी बॉडी में एनर्जी के रिएक्शन की जरूरत होगी, ये एक एनर्जी डिलीवरिंग मॉलिक्यूल है। ये फौरन से अपनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल को दे देगा और रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड भी आगे चलवाएगा। तो मॉलिक्यूल्स they are not only making the skeleton of life, but they are also providing energy to carry out all possible chemical reactions in your body, right? लेकिन एक आखिरी बात वो कहनी है कि ये कार्बन जो skeleton of life बनी है, ये एक दिन में नहीं बनी। लाखों करोड़ों साल इसका बने इंतजार किया अपनी किस्मत के बदलने का, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। और एक टाइम आया कि जब इससे अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी खूबियों को लोगों पे आश्कार किया कि यस, I am an element that can play a key role in the skeleton of life. Once this molecule proved its capabilities, तो नेचर ने भी इसको सेलेक्ट किया और फिर इससे जिंदगी के ताने बाने बनना शुरू हो गए। I advise you कि आप भी अपनी सलाहियतों को ऐसे ही जब तक दुनिया पे आश्कार नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे, nobody will select you. So till next lecture, take a very good care of yourself and your great parents. Allah Hafiz.